हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का इनकम मेथड। देखो जी, बहुत ही आसान सा मेथड है। अगर प्रोडक्ट मेथड के कंपेयर में इसको देखा जाए, फर्स्ट वीडियो हमारी प्रोडक्ट मेथड पे आ चुकी है। तो अब जो हम नेशनल इनकम करने जा रहे हैं इनकम मेथड से, यहां पे दुआ करना भगवान से कि हमारा इनकम मेथड आ जाए, क्योंकि इससे आसान मेथड और कोई नहीं है। ठीक है जी, बहुत आसानी से लगभग 5-10 मिनट में हम समझ जाएंगे कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो भाई वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें और समझे इनकम मेथड को, क्योंकि ये आने वाला है आपके न्यूमेरिकल में। ठीक है जी, तो इनकम मेथड में जो हमें चीज सबसे पहले यहाँ पे निकालनी होती है, उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम। जो हमने लास्ट में प्रोडक्ट मेथड में निकाली थी ना डोमेस्टिक इनकम, इस यहां पे भी हमें सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम को निकालना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। डोमेस्टिक इनकम को हम इकोनॉमिक्स टर्म में यहां पे एनडीपी एट एफसी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसके बारे में मैं अभी आपको बाद में वीडियो के लास्ट में डिटेल से पढ़ाऊंगा कि कितने एग्रीगेट्स होते हैं, क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हो, तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बट सबसे पहले हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करके दिखाएंगे। तो भाई डोमेस्टिक इनकम को बोल दिया जाता है यहाँ पे क्या, एनडीपी एट एफसी। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आपको यहाँ पे 3 चीजें चाहिए। 3 चीजों में सबसे पहली चीज आती है हमारी यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के बाद आपको जो सेकंड चीज चाहिए यहां पे, इसमें प्लस करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज को मिलने वाला जो मेहनताना है उसे हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। ठीक है जी, एम्प्लॉयज को जो मेहनताना मिलता है, वो काम करते हैं, उसके बदले जो उनको पैसा मिलता है उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलते हैं। 2 चीज हमारी ऐड हो गई। तो इनकम मेथड में हमने बेसिकली करना क्या है, इनकम को कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और थर्ड इसमें चीज ऐड होती है हमारी मिक्स्ड इनकम। तो ये 3 चीजें आप ऐड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। थोड़ी सी मुश्किल होती है हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को समझने में। मिक्स्ड इनकम आपको एज इट इज दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपको मिक्स्ड इनकम दिया जाएगा, इन तीनों को फाइंड करोगे, नेशनल इनकम का डोमेस्टिक इनकम हमारी निकल जाएगी। लेकिन दिक्कत कहां आती है बच्चों को, ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, जरा इसको समझ लेते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। और अब हम ऑपरेटिंग सरप्लस पे बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस को कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस, वो 4 चीजों से मिलकर के बनता है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है हमारा, ये 4 चीजों से बनकर के बनता है। सबसे पहला आता है इसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी। ये 4 चीजें अगर आप ऐड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट आपको एज इट इज दिया जाएगा, इंटरेस्ट सीधा सीधा मिल जाएगा आपको। दिक्कत आती है यहाँ पे बस प्रॉफिट में। जैसे हमने ऊपर देखा ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसी ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर भी एक पार्ट बन जाता है प्रॉफिट। और लास्ट रॉयल्टी भी आपको एज इट इज गिवन होता है। दिक्कत आएगी कहां पे, प्रॉफिट में। तो हम प्रॉफिट को भी समझ लेते हैं। तो क्या करना है ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए, 4 चीजें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। अब प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट का ए पार्ट अगर हम डाल दें यहां पे, तो प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे आपको प्रॉफिट के लिए भी 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहली, फर्स्ट आपको चाहिए होता है यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स, आप ये सब चीजें नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और पूरा आराम से समझे क्या हो रहा है यहां पे। ठीक है जी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में हम प्रॉफिट को फाइंड कर रहे हैं, और प्रॉफिट में सबसे पहले चाहिए होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ये आपको एज इट इज दिया रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स के बाद दूसरा होता है डिविडेंड। थर्ड है हमारा यहां पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब कभी कभी क्या होता है, इन तीनों की जगह इनके ना अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का जो नाम है, ये अदर नेम इसके क्या है, प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स,
कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स या बिजनेस टैक्स आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है जी। डिविडेंड को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के नाम से यहाँ पे जानते हैं कि मेरी कंपनी में मेरे को जो प्रॉफिट हुआ मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और कुछ प्रॉफिट जो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, फ्यूचर के लिए मैं उसको बचा के रखता हूँ, उसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं, या इसको रिटेन्ड अर्निंग्स के नाम से भी जाना जाता है। रिटेन्ड अर्निंग या इसको हम रिजर्व्स के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। आपको ज्यादातर यही नाम मिलेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स, ठीक है जी। तो इसको सेविंग्स भी बोल सकते हो आप, कॉर्पोरेट सेविंग भी बोल सकते हो आप, तो कुछ भी आपको यहाँ पे नाम आ सकता है। जो भी आपने सेव करके रखा है, पैसा फ्यूचर के लिए बचा के रखा है, प्रॉफिट का वो पार्ट। तो प्रॉफिट के 3 पार्ट है, एक आपने टैक्स के तौर पे दे दिया, प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स। या उसका सेकंड पार्ट जो डिविडेंड, जो आपने अपने लिए अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। और वो पार्ट प्रॉफिट का जो आपने किसी को शेयर नहीं किया, उसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स या सेविंग बोला जाता है, ठीक है जी। तो यहां पे हमने तीन चीजें ऐड करी तो हमारा क्या निकल गया? प्रॉफिट। तो यहां से हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा क्लियर हो जाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए कितनी चीजें चाहिए? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। प्रॉफिट के लिए कितनी चीजें चाहिए? यहां पे 3 चीजें, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो यहां से हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा पूरा क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद दूसरी चीज, पहला हमें चाहिए था क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरा हमें चाहिए होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, COE बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? इसमें आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मतलब जो एक एम्प्लॉयज को मिलने वाला पैसा है, मेहनताना है उसको, तो वो कैश के फॉर्म में मिलता है कि आपको डायरेक्ट जो आपने काम किया उसके बदले शाम को दिहाड़ी मजदूरी मिल गया आपको, ठीक है जी। वेजेस, सैलरीज इन कैश। सेकेंड चीज होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, किस्म के रूप में, हिंदी में बोलते हैं इसे किस्म, काइंड, फॉर अ काइंड सर्विस आप मिलती है आपको, जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। कई लोगों का कार्ड बना रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है कंपनी से, हाउस मिल जाता है आपको वहाँ से, मतलब आपको घर, कार, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसे हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। कई सारे लोग, मालिक अपने नौकरों को ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारा यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम क्या होता है? देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे ये कभी कभी एम्प्लॉयर्स दे देता है और कभी एम्प्लॉयज भी दे देता है। अब देखो एम्प्लॉयज क्या होता है और एम्प्लॉयर्स क्या होता है, उसमें डिफरेंस समझो। एम्प्लॉयर्स होता है जो हमें काम दे रहा है, और एम्प्लॉयज वो होते हैं जो काम कर रहे हैं। तो समाज की सुरक्षा में, जैसे आपको पेंशन कौन देगा? मैं अगर किसी मालिक के अंदर काम कर रहा हूं तो मालिक मुझे पेंशन देगा या मैं मालिक को पेंशन दूंगा? ऑब्वियस सी बात है ना भाई, मालिक देगा। तो मालिकों के लिए नाम आता है एम्प्लॉयर्स। और कई जगहों पे यही चीज क्वेश्चन में पूछ लेगा आपको, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज को ऐड नहीं किया जाता। किसको ऐड किया जाता है? एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। तो यहां पे वर्डों से भी बच्चे मात खा जाते हैं, यहां पे गलती कर देते हैं। आर और ई का डिफरेंस आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है। ई वाला ऐड नहीं करना, क्योंकि एम्प्लॉय मैं नहीं दूंगा कंट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटी में, बट मेरा मालिक जरूर देगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पेंशन हो गया आपका, पीएफ वगैरह जो हमारा कटता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है समाज की सुरक्षा में। तो देखो सीओई निकालने के लिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मैं काम कर रहा हूं तो उसके बदले कैश दिया जाएगा। मैं काम कर रहा हूं उसके बदले मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हाउस मिल जाता है, कार मिल जाती है, ये आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड आएगा।
तीसरी चीज में ऐड करनी होती है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन तीनों चीजों को ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेम यहां ऊपर 4 चीजों को ऐड करेंगे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। और अगर प्रॉफिट नहीं दिया तो प्रॉफिट के 3 पार्ट ऐड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो अब मैं इसको ऐसा करके दिखा देता हूं, आपको दिख रहा होगा सबको, ध्यान से समझो। 3 चीजें चाहिए हमें डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। ओहो वेट, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए हमें यहां पे 3 चीजें चाहिए। सबसे पहली चीज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस 4 चीजों से मिलकर के बनता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। ये 4 चीजें चाहिए। इन चारों में सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे। और जो नहीं दिया होगा उसको कुछ नहीं मानना, 0 मान लेंगे। प्रॉफिट को निकालने के लिए 3 चीजें चाहिए, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये 3 चीजें ऐड करके प्रॉफिट निकल गया। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट निकलेगा तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा कंप्लीट, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। दूसरी चीज चाहिए हमें COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, और वो 3 चीजें हमारी हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। 2 चीजें निकल गई, 2 चीजें निकल गई। तीसरी चीज आपको एज इट इज दे रखी रहेगी। आप मिक्स्ड इनकम ऐड करते ही आपकी क्या आ जाएगी भाई, यहां से डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम हमारी निकल चुकी है, क्लियर। NDP या TEPC हमने निकाल लिया, बट हमें डोमेस्टिक इनकम थोड़ी निकालनी है, हमें तो नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना जी। एक बार डोमेस्टिक इनकम आ गया तो उसी डोमेस्टिक इनकम में आपको क्या करना होता है, नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब नेशनल इनकम को किस वर्ड से कोड किया जाता है, नेशनल इनकम को, तो ये भी समझ लो भाई। नेशनल इनकम को लिखा जाता है NNP at FC। अगर आपको किसी क्वेश्चन में NNP at FC पूछा है तो इसका मतलब समझ जाना, वो आपसे पूछ रहा है क्या, नेशनल इनकम। ठीक है जी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना है, डोमेस्टिक इनकम, जो भी अभी आपने ऊपर डोमेस्टिक इनकम निकाली है, 3 चीजों को ऐड करा है, सिर्फ 3 चीजों को ऐड करके डोमेस्टिक इनकम निकली। अब डोमेस्टिक इनकम निकलने के बाद आपको जैसे NDP at FC हमने इसका नाम लिख लिया है, प्लस कर देना है इसमें NFIA। तो NFIA मैंने प्रोडक्ट मेथड में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप ये वीडियो पे नए हो तो प्रोडक्ट मेथड नहीं देखा तो वो भी देख लेना। उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ NFIA क्या होता है एक बार और। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी जितना भी पैसा हमें बाहर से आया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकलता कैसे है, आपको कभी कभी पर्टिकुलर्स में ये दे देगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं से टू अब्रॉड। कुछ पैसा बाहर से आता है तो कुछ पैसा बाहर जाता भी तो है, तो फ्रॉम में से 2 को माइनस कर लो। और अगर आपको सिर्फ फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है तो प्लस कर दोगे, 2 अब्रॉड दे रखा है तो माइनस कर लोगे। डोमेस्टिक इनकम में आप प्लस करना है NFIA, आपका क्या निकल जाएगा जी, यहां से नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो इतना सा मेथड है आपका, इतनी आसानी से आपको और कहीं समझ नहीं आएगा भाई, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके भी दिखा देता हूं। भैया आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिस भी तो करनी है हमें, तो आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है जी। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। देखो भाई, सबसे पहली चीज इसमें क्या पूछेगी, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना आपको, तो भाई नेशनल इनकम निकाल देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ओहो, कलर चेंज नहीं हो रहा क्या इसका भाई, ये नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम निकालना है तो देखो, सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है, आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, जल्दी से बताएंगे भाई। सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑपरेटिंग सरप्लस, फिर हमें लिखना होगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आप पूरा लिख लेना, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं COE। और तीसरा चाहिए होता है हमें मिक्स्ड इनकम। सबको यहां तक समझ में आ रहा है
कि 3 चीजें चाहिए डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए। अब जल्दी से अपने पर्टिकुलर्स को खंगालेंगे और ढूंढेंगे, देखेंगे क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस देखो, क्या सीधा हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है? तो हमें देखो मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दे रखा है, यानी मिक्स्ड इनकम की वैल्यू मैंने कहा था डायरेक्ट दी जाती है। ओल्ड एज पेंशन, डिविडेंड, ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा का पूरा एकदम एज इट इज दे रखा है, बट ध्यान से देखना ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट प्रॉफिट भी दे रखा है, डिविडेंड भी दे रखा है। तो जब हमें डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हमें उसके कोई पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू लिख लेंगे। यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा यहां पे 900 प्लस क्या हमें सीओई दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो हमें यहां पे सीओई कहीं पे नहीं दिख रहा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कहीं नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे भाई, हम यहां पे उसको निकाल लेंगे। सीओई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया आपको? सीओई निकालने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश के तौर पे, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, किस्म के तौर पे हम यहां पे देखेंगे, ठीक है जी। तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये चीजें आपको एज इट इज लिखनी पड़ेंगी भाई, जब आप ये लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अब देखो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश कहीं दिख रहा है हमें? वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं, वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, कितना है 500, यानी ये दोनों मिलाकर के उसने दे दिया है वेजेस एंड सैलरीज कितना हमारा। कैश और काइंड नहीं लिखा, वो काइंड और कैश भी लिख सकता है, बट उसने दोनों का नाम पूरा ना लिख करके वेजेस एंड सैलरीज दे दिया 500। अब आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो देखो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितना है जी 50, ये दे रखा हमें 50, इसको ऐड कर लेंगे। अब मैंने आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर क्या बताया था? पेंशन बताया था। कौन सी पेंशन? रिटायरमेंट की पेंशन, यानी अगर आपने कोई काम किया है तो कंपनी आपको उसके बदले पेंशन देती है। तो यहां पे ऊपर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है पर्टिकुलर, ओल्ड एज पेंशन। भैया ओल्ड एज पेंशन कोई कंपनी नहीं देती, ये तो सरकार देती है। ओल्ड एज पेंशन कोई फैक्टर इनकम नहीं है, कोई काम करने के बदले सरकार आपको पैसा नहीं दे रही, ये तो सरकार एक ट्रांसफर इनकम के तौर पे देती है। तो कभी भी अगर आपको ओल्ड एज पेंशन मिले और आप बोलो कि सर ने तो बताया था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में पेंशन आती है, तो बच्चों ये वो वाली पेंशन नहीं है, ये 60 साल से प्लस जो लोग हो जाते हैं उनके लिए वो पेंशन जो बनती है ये सरकार की तरफ से दी जाने वाली पेंशन है। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ये ओल्ड एज पेंशन दे देता है, ओल्ड एज पेंशन को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो आपकी पेंशन आती है इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो ओल्ड एज पेंशन कभी गलती से याद मत करना, वो फैक्टर इनकम नहीं है, वो ट्रांसफर इनकम है, वो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो देखो जी 50 ऐड करती हमारा ये क्या बन गया 550, तो ये बन गया 550 प्लस आपका मिक्स इनकम डायरेक्ट दे रखा हमें कितना है 200। अब टोटल करेंगे तो ये आएगा जी 9 और 11, 11, 5, 16, 1650। 1650 हमारी आ गई है भाई डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम आ गया 1650, बट हमें क्या डोमेस्टिक इनकम निकालना है? नहीं भाई, हमें निकालना है क्या नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, तो हमारा इसको छोटा भी कर देते थोड़ा, ठीक है जी। आप नोट भी कर लेना नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के लिए लिख दो भाई नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए। एनएफआईए ढूंढो आप पर्टिकुलर्स में, हमें पहला मिक्स्ड इनकम, ओल्ड एज पेंशन, डिविडेंड ये सब हो गया भाई, प्रॉफिट, एम्प्लॉयर्स, डेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है। देखो एनएफआईए दे रखा हमें, डायरेक्ट प्लस कर देंगे 1650 में। एनएफआईए हमें दे रखा है कितना -10, तो भाई प्लस कर देंगे माइनस का 10, तो प्लस माइनस माइनस होता है, सबको आता है 1640, 1640 हमारा आंसर आ चुका है। और यहां पे बुक का भी आंसर कितना आ रहा है जी, देखो 1640 आ रहा है, 1640 आ रहा है। तो होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने
अपनी डोमेस्टिक इनकम निकाली, उसके बाद नेशनल इनकम निकाल करके आंसर क्लियर कर दिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई दिक्कत। बट अब हम थोड़ा सा और समझेंगे इसी को ही कि यहाँ पे तो मैंने जैसे बोला नेशनल इनकम पूछी है, ये नेशनल इनकम पूछ रहा है, इसका मतलब एनएनपी एट एफसी पूछ रहा है। मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर करूं तो आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, अभी हमें सिर्फ नेशनल इनकम पूछ रहा है, मैंने आपको 2 नाम बताए, एक एनडीपी एट एफसी बताया है और एक एनएनपी एट एफसी बताया है। इसके अलावा भी हमारे कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, तो उन एग्रीगेट्स को हम समझेंगे कि आपको और क्या क्या पूछ सकता है, और कुछ भी पूछे आप आंसर कैसे निकाल लोगे ये समझ लो भाई। ठीक है, तो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स क्या क्या हैं। तो देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है 2 लेवल पे, एक होती है मार्केट प्राइस पे और एक होती है फैक्टर कॉस्ट पे। हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे। तो ये देखो जी, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। यहां पे भी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। ये मार्केट साइड है तो इसे एमपी लिख देंगे, मार्केट प्राइस, और ये फैक्टर कॉस्ट साइड है तो इसे लिख देंगे एफसी। ये 8 क्वेश्चन आपको इनमें से कोई सा भी आठों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। जीडीपी एट एमपी पूछ लेगा, जीएनडीपी एट एमपी पूछ लेगा, एनडीपी एट एमपी पूछ लेगा, एनएनपी एट एमपी पूछ लेगा, जीडीपी एट एफसी पूछ लेगा, जीएनपी एट एफसी, कोई सी भी चीज पूछ सकता है। आपको एक गिवन होगी, दूसरी पूछ लेगा। अब कैसे गिवन होगी? एनडीपी एट एफसी होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, इसको लिख लेंगे आप डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी को लिख लेंगे डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपी एट एफसी को लिख लेंगे हम यहाँ पे नेशनल इनकम। ज्यादातर हमें नेशनल इनकम ही फाइंड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप एनडीपी एट एफसी को क्या लिख लेंगे? नेशनल इनकम। क्लियर? तो देखो, यहां तक की कहानी हमें समझ आती है कि इन 8 में से कुछ भी पूछ सकता है। आपको एक चीज गिवन होगी, दूसरी चीज आपको फाइंड करनी होगी। जैसे मैं बात करूं कि अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें या इनकम मेथड की बात करें, वहां पे हमने सबसे पहले क्या निकालना सीखा था? एनडीपी एट एफसी। अब आपने जैसे एनडीपी एट एफसी निकाल दिया, आप अपनी तरफ से भी कोई सा भी बताओ एक कि भैया आप ये निकाल के दिखाओ। अब आप बता तो सकते नहीं हो अभी, इसलिए मैं खुद ही सेलेक्ट कर देता हूं इन 8 में से कोई सा भी एक नंबर। मैं मान लो एनएनपी एट एमपी निकाल करके दिखाता हूं आपको। हम एनएनपी एट एमपी निकालेंगे और हमें गिवन है क्या? एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी निकालना सिखाया प्रोडक्ट मेथड में भी और इनकम मेथड में भी। तो अब हम जल्दी से कैसे यहां पे, ये देखो, ये हमें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। तो जो चीज मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड में बताई थी, जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम किधर लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो चीज फाइंड करनी है एनडीपी एट एफसी, सॉरी हमें फाइंड तो ये करना है एनएनपी एट एमपी, और हमें गिवन क्या है? हमने प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड में निकाला है एनडीपी एट एफसी। अब देखो यहां पे रिलेट करेंगे, एन का रिलेशन किसके साथ? एन के साथ। डीपी का रिलेशन किसके साथ? एनपी के साथ। एमपी का रिलेशन किसके साथ भाई? एफसी के साथ। ठीक है जी, ये हमने रिलेट कर दिया। अब देखो, n से n दोनों साइड सेम है, ये कट जाएगा, n से n कट गया। np और dp का जो डिफरेंस होता है वो होता है NFIA। डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल लेवल पे पहुंचना है तो NFIA को प्लस करना होता है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए। जबकि एमपी और एफसी का डिफरेंस हमने पढ़ा था NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है जी, तो डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट, ये चीज फाइंड करनी है, ये चीज गिवन है। तो जो चीज फाइंड करनी है वो देखना है स्मॉलर है या बिगर है। तो एनपी नेशनल प्रोडक्ट होता है यहाँ पे बड़ा, नेशनल लेवल पे, तो हम इसमें ऐड कर देंगे क्या? NFIA।
एफसी से एमपी जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे क्या, एनआईटी। ठीक है जी। ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, बच्चे बोलेंगे भैया ने तो सोच रखा था कि यही करवाएंगे, नहीं मैं और कोई सा ले लेता हूं एक एग्जांपल। मान लो हमें फाइंड करना है जीडीपी एट एमपी और हमें गिवन है एनएनपी एट एफसी। मैंने वैल्यू चेंज कर दी, एक साइड है एनएनपी एट एफसी, दूसरी साइड है जीडीपी एट एमपी। अब मुझे नेशनल इनकम फाइंड करनी है, तो देखो सॉरी ये जीडीपी एट एमपी फाइंड करना हमें, तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस देखेंगे, डीपी और एनपी का डिफरेंस, एमपी और एफसी का डिफरेंस। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस यहां पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है, डेप्रिसिएशन। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने प्रोडक्ट मेथड नहीं देखा, वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो ये नहीं आएगा आपको, वहीं से ही आपको चीजें समझा दी गई थी। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है एनएफआईए, और एमपी और एफसी का डिफरेंस है हमारा एनआईटी। ठीक है जी। अब देखो नेट से ग्रॉस जाना है, नेट छोटा होता है, ग्रॉस बड़ा होता है, प्लस कर देंगे क्या इसमें, डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट बड़ा है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। और फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो हम प्लस करेंगे क्या इसमें, एनआईटी। क्लियर। तो आपको ऐसे कोई से भी आठों में से कोई एक चीज निकालनी होगी तो दूसरी चीज दे रखी होगी। ठीक है। तो अब इसी के ऊपर बेस देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा देता हूं। आप बोलोगे कि सर प्रैक्टिस नहीं करवा रहे, तो भाई प्रैक्टिस भी पूरी करेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो देखो थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं जिससे आपको इजीली दिख जाएगा। ठीक है। अब देखो आपको यहां पे क्या फाइंड करना है जी, आपको यहां पे फाइंड करना है जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी। अब अभी तक मैंने आपको नेशनल इनकम निकालना सिखाया है, वो होता है एनएनपी एट एफसी, बट हमें क्या फाइंड करना है, जीएनपी एट एमपी। अब जीएनपी एट एमपी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, क्या पर्टिकुलर्स गिवन है हमें यहाँ पे, तो देखो एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनडायरेक्ट टैक्स, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मिक्स्ड इनकम, सब्सिडीज, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एनएफआईए, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो मेरे को इन चीजों से पता चल गया कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट तो इनकम मेथड में है ना, तो इनकम मेथड का सबसे पहले आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना पड़ता है, और डोमेस्टिक इनकम को हम लिखते हैं एनडीपी एट एफसी। क्या लिखते हैं जी, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। तो क्या हमें यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, नहीं जी, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देख लो जी। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस रॉयल्टी, ये चार चीजें चाहिए होती हैं। अब देखो रेंट दे रखा है हमें, रेंट और इंटरेस्ट साथ में दे रखे हैं जी 350, ये दोनों मिला करके हैं 350। प्रॉफिट दे रखा है जी, प्रॉफिट दे रखा है हमें 200, प्रॉफिट दे रखा है 200, तो उसका डिविडेंड देखने की जरूरत नहीं है हमें, सीधा हमने प्रॉफिट देख लिया। रॉयल्टी दे रखी है हमें कहीं पे, रॉयल्टी नहीं दे रखी तो जीरो मान लेंगे भाई। तो ये हो गया हमारा कितना, 350, 550 हो गया भाई, 550 हमारा आ गया क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह लिख दिया हमने 550। ठीक है जी। एम्प्लॉयज कंपनसेशन, तो देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोलो या एम्प्लॉयज कंपनसेशन बोलो, एक ही बात है। अब इसी के अंदर देखो आपको रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सारी चीजें दी रखी हैं, तो 600 लिख देंगे सीधा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 600 दे रखी है। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम हमें दे रखी है 850। तो अब इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो जी 8 और 9, 5 14 और 6 20, 2000 हमारी आ गई क्या, डोमेस्टिक इनकम। एनडीपी एट एफसी हमारी डोमेस्टिक इनकम है, कितनी आ गई, 2000 आ गई जी, बहुत बढ़िया। निकालना क्या है, निकालना है हमें जीएनपी एट एमपी। अब मैं इसको इधर साइड कर दूं थोड़ा सा, तो जो चीज आपको फाइंड करनी है वो इधर लिख लेंगे, जीएनपी एट एमपी, और आपने फाइंड क्या करी अभी, एनडीपी एट एफसी, आप नीचे लिखना। ठीक है जी। मैं आपको यहीं से क्वेश्चन देखने और समझाने के लिए यहीं पे लिख रहा हूं, आप इसके नीचे से करना इस चीज को। ठीक है। जीएनपी, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस लिख देंगे यहां पे डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिफरेंस लिख लेंगे एनएफआईए,
और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस लिख लेंगे NIT। अब देखो GNPA कितना निकाला हमने अभी 2000, कितना निकाला है 2000, तो इस वैल्यू की जगह आ जाएगी यहां पे हमारी वैल्यू 2000। अब नेट से ग्रॉस जाना है, नेट छोटा है ग्रॉस बड़ा है, तो हम प्लस करेंगे क्या इसमें डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाना है तो हम क्या करेंगे जिसमें प्लस NFIA। हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो हम क्या करेंगे जी इसमें प्लस करेंगे NIT। अब सारी चीजें प्लस हो रही हैं, 2000 में सबसे पहले ऐड कर लो डेप्रिसिएशन कितना है जी, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 ऐड कर दो 2000 में। NFIA नेट फैक्टर देखो एक दे रखा है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कभी भी ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, मैंने बेसिक थ्योरी में ये बता रखा आपको, तो थ्योरी वाली वीडियो भी आपको सब चीज एक प्लेलिस्ट बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। तो 850 की जरूरत नहीं है हमें। NFIA दे रखा है कितना -100, तो माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे 100, प्लस करना हमें NIT हमें दे रखा है। NIT निकलता कैसे है, NIT निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से, ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 160 और सब्सिडी दे रखी है 40, तो 160 माइनस 40 कितना हो गया जी 120 में से 100 माइनस कर लो तो बचा 20, और 20 200 में जोड़ दो तो 220, 2000 में 220 और जोड़ दो तो आपका आंसर आ गया जी 2220। प्लस करना तो सबको आता ही होगा, ये सब प्लस कर दोगे। 160 में से 40 माइनस करा तो 120 आया, 120 में से 100 माइनस किया तो 20 बचा, और 220 को 200 में जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। 2220 आपका ये पूरा आंसर क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। तो आपको मैंने यहाँ पे GNPA टेम्पी पूछा, आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, जो चीज पूछेगा वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपको पर्टिकुलर्स में दिया है उससे जो चीज निकल रही है, जैसे डोमेस्टिक इनकम निकल गई तो वो आ जाएगी राइट हैंड साइड, और जैसे आप राइट हैंड साइड करके लेफ्ट हैंड साइड को निकालोगे तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में जरूर वो चीज़ समझाऊंगा। तो अगर आपको नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझ आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों तक ये चीज़ पहुंचाएं कि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से कर ले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।